मरवाही की राजनीति से जोगी परिवार को बाहर करने के बाद अब कांग्रेस की नजर जोगी के दूसरे गढ़ कोटा पर है। यहां विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। मरवाही में बीजेपी को समर्थन के मुद्दे को कांग्रेस कोटा की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। कांग्रेस जन जागरण अभियान भी चलाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मरवाही तो जोगी परिवार के हाथ से निकल चुका है। जोगी के पहले गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा चुकी है। अब बारी दूसरे गढ़ कोटा की है। जी हां, जाति मामले में पेच फंसने के बाद अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाए और अंत में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस फिर भी जीत गई और अब बीजेपी को समर्थन देने को उसने मुद्दा बना लिया है। अब निशाने पर रेणु जोगी हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र कोटा है। जोगी कांग्रेस के विधायक अलग अलग राह पर चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जोगी कांग्रेस की इस फूट को हथियार बनाकर जोगी परिवार पर घेराबंदी मजबूत बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस कोटा के मतदाताओं के पास जाएगी क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और इस बात को आम जनता को, क्योंकि वहाँ के जनता और वहाँ के लोग वो में ये दर्द है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और जिनको हमने जिताया है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाएगी। उधर कांग्रेस की इस सियासी घेराबंदी को जोगी कांग्रेस ने राजनीतिक हमला बताया है। डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। अब किसने किसके साथ विश्वासघात किया है ये तो जनता देखी है। पुराने चुनाव में 2018 के मैं आखिरी समय तक इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो तत्काल मुझे कुछ निर्णय लेना था और जोगी जी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से मुझे सीट प्रस्तावित की और मैंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लड़ा। ये मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की वो परंपरागत सीट है, आज़ादी के बाद नहीं हारे हैं, पर ये भी समझती हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो गई है। कौन उसका हितैषी है ये जानकर वो निश्चय ही मेरे जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसमें कोई कमी नहीं आने देगी। मरवाही की राजनीति से आउट होने के बाद जोगी कांग्रेस की राह आगे आसान नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये आसान नहीं होगा। देखना होगा कि 2023 के चुनाव आने तक जोगी कांग्रेस के गढ़ में क्या समीकरण फिट करती है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। सरकार की कर्ज माफी और कोरोना संकट काल के बीच बिलासपुर संभाग में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। 5 जिलों के किसानों ने 570 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। किसान एक मुश्त बोनस की राशि नहीं मिलने और फसल उत्पादन में ज्यादा खर्च को कर्ज लेने की वजह बता रहे हैं। वहीं अधिकारी नए किसान पंजीयन को इसकी वजह मान रहे हैं। कर्ज लेने को मजबूर किसान, बोनस राशि का एक मुश्त नहीं हो रहा भुगतान, या फिर बढ़ गए किसान। आखिर क्या वजह है कि बिलासपुर संभाग में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 17,000 बढ़ गई है। साल 2019-20 में 1,55,000 किसानों ने कर्ज लिया था। वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,72,000 हो गया। इस बार बिलासपुर संभाग के 5 जिलों के किसानों ने करीब 570 करोड़ का कर्ज लिया। खेती किसानी में ज़्यादा लागत आहे, माहों के प्रकोप 4 से 6 बार तक आए, ओकर से उत्पादन भी कम हो है ना। रही बात धान खरीदी में किसानन हमन एक के बार दिए रहत हमको थोड़ा बोनस के राशि तो कुछ हल हो जाती कर्ज में, लेकिन 3 बार 4 बार देती वो सरकार, जेकर से हम किसान मन के परेशानी के सामना करे में पड़त है। मैं आप मन के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कर्जा का माफ़ी आउ करेदार तो हम थोड़ा किसान आगे बढ़ जाबो। देखा जाए तो राज्य सरकार हर किसान को 1 एकड़ पर 18,600 रुपये देती है। इसमें 11,000 नगद और बाकी पैसे खाद बीज के तौर पर दिए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में नए किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसकी वजह से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। तो गत वर्ष हमने खरीफ 19 में
लगभग 4 अरब 96 करोड़ रुपया का ऋण वितरण किया था और इस वर्ष के लिए हमें 5 अरब 80 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध हमने 5 अरब 65 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर लिया। लगभग ये 90% से अधिक का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। गत वर्ष की तुलना में लगभग 60 करोड़ ज़्यादा हमने ऋण वितरण किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हमने जितने भी किसान पहले थे उसके तुलना में लगभग 16,000 किसान नए हमने अपने बैंक के साथ जोड़े हैं और ये सभी कृषक पात्र हो गए नवीन ऋण वितरण के लिए, इसलिए हमारा ऋण वितरण बढ़ गया है। कर्ज के बोझ से दबे किसानों को उम्मीद है कि सरकार किस्त की जगह इस बार उन्हें बोनस की राशि एकमुश्त देगी, लेकिन यहाँ नए किसानों के पंजीयन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर संख्या बढ़ेगी तो कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े डराने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की सेकंड वेव को लेकर चिंता जताई है। इस बीच कोरोना पर सियासत भी गरमाने लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाकी प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की सेकंड वेव का असर दिखने लगा है। सितंबर में कोरोना के मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर और फिर उसके बाद नवंबर के शुरुआती दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 3 दिनों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक दिन पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर 248 नए मरीज मिले, बिलासपुर में 101 मरीजों की पहचान हुई, रायगढ़ में 254 मरीजों की पुष्टि हुई, दुर्ग में 136 नए मरीज मिले, राजनांदगांव में 194 नए केस सामने आए। प्रदेश में 2149 नए मरीज की पहचान हुई। राज्य में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 44,131 तक पहुंच गया है। 7,281 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महकमों को पूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में भी अभी वो स्थिति तो नहीं है जो दिल्ली में या दूसरे जगह सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ जो स्थिति है उसमें नज़र बनाए हुए हैं ताकि कोई यदि कोरोना बढ़ता है तो उसे हम निपट सकें। ये जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं इनके प्रतिशत को आप देखिए, इनका प्रतिशत पिछले दिनों में बढ़ा है, घटा नहीं है। हम 6.2 पॉजिटिविटी पे आ गए थे। कल परसों के आंकड़े 7 से ऊपर फिर चले गए। 5 से नीचे हमको रहना है, तो स्थिति चिंता की अभी भी बनी हुई। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने कहा सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त रही, उसे लोगों की जान की चिंता नहीं है। रिकवरी रेट हमारा जो होना चाहिए वो रिकवरी रेट में हम पीछे हैं और इसका मूल कारण है कि सरकार का कोरोना को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार की जो कार्यवाही दिखाई देनी चाहिए वो शून्य है और लगभग सरकार उत्सव में लगे हुए हैं। चाहे कोरोना में जितनी मौत हो जाए उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से संक्रमण से बचाव की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तेजी से संक्रमण के आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में पिछले महीने से लापरवाह हुए लोगों को फिर से कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने पर सख्ती शुरू हो गई है। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। उपचुनाव के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, जिसमें पार्टी के कल्चर और रीति नीति की बात है तो बीजेपी की विचारधारा में रचने बसने का संदेश भी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सामान्य मुलाकात माने शिष्टाचार मुलाकात। मेरा घर है, हर चीज न्यूज की बात नहीं होती। मैं अपने घर में आया हूँ। मैंने आपको कहा है ये सेवक हैं सारे, कोई मंत्री ना संतरी है, सब जनता के सेवक हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले भोपाल दौरे के भले ही अपने अपने तरीके से मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन महाराज ने इस दौरे से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश है कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी की रीति और नीति को लेकर। यही वजह है कि वे एयरपोर्ट से बिना किसी तामझाम के संघ कार्यालय पहुंचे, जहां करीब घंटे भर रुके।
खास बात यह रही कि इस दौरान उनके करीबी 3 मंत्री और 2 पूर्व मंत्री साथ नजर आए। उसके बाद सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की। जो जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर देश का एक एक वासी विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, श्रेय जाता है तो इन महानुभावों को जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिसने तन मन के साथ पूरी तरह से अपने को झोंक कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा का परचम लहराया है। उपचुनाव से पहले तक सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से आए नेताओं के बीजेपी में घुलने मिलने को लेकर कई तरह से अटकलें लगती रही, लेकिन नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने इस तरह की आशंकाओं से अच्छे से पार पाया। हालांकि कुछ जगह भीतरघात पर शिकवा शिकायत बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस दर्द का इलाज भी ढूंढ लिया है। नेताओं में दूरी मिटाने अगले हफ्ते से 1060 मंडलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। वो एक होकर के चुनाव भी अभी लड़ा, उसका देखो परिणाम भी आया कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई। सब लोग एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। और रही बात आप समर्थक की बोल रहे हैं, तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब कोई समर्थक वाली बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो रहेंगे। अब वो इस दबाव की स्थिति नहीं रह गई जो सरकार बनाते समय थी, वो कांग्रेस को जो है दगा देने के समय थी। तो अब परिस्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो कल्चर है उसके हिसाब से चलेंगी। दबाव डालने में वो यहाँ सफल हो जाते थे कांग्रेस में, अब वहाँ पे कितना दबाव डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे ये समय बताएगा। राजनीति में एक दूसरे के संगठन पर छींटाकशी आम बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है जो उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी, जबकि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, जिसकी पाठशाला में कार्यकर्ताओं को पंच निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है। यही पाठशाला उसे अनुशासित योद्धा देती है। रहा सवाल कांग्रेस से आए नेताओं के पार्टी के सांचे में ढलने का, तो जो अब तक इस सांचे में फिट नहीं हुए हैं वो या तो फिट हो जाएंगे या फिर सांचे में फिट कर दिए जाएंगे। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। वहां से लौटते ही कांग्रेस में बड़े बदलाव संभव हैं। कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर दिल्ली में मंथन चला। अब करीब 10 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद भोपाल लौटने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। मंथन के बाद कमलनाथ जल्द ही अपनी नई टीम बनाएंगे। लंबे समय से निष्क्रिय जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी का कोई भी नेता निष्क्रिय नहीं है, कम सक्रिय जरूर है। ये कांग्रेस में निष्क्रिय कोई नहीं है, कम सक्रिय हो सकता है। तो कम सक्रिय होंगे, उनको कम सक्रिय जो काम कर सकते हैं वो दिया जाएगा, लेकिन हर कार्यकर्ता का उपयोग कांग्रेस करती है वो करेगी। प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश इकाई को भंग कर नए सिरे से गठन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अगर कांग्रेस निष्क्रिय नेता को बाहर करेगी तो सबसे पहले उसमें कमलनाथ का ही नाम आएगा। आला कमान के साथ मंथन कर रहे हैं और कांग्रेस की एक छोटी सी अब नई इकाई तैयार होगी मध्य प्रदेश में, और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको बाहर करने की कवायद चल रही है। उसमें तो सबसे पहले वो ही आ जाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री भी रहे 15 महीने तक, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जो इनके नेतृत्व में पिछला चुनाव भी लड़ा गया, इनके नेतृत्व में उपचुनाव भी लड़ा गया, उसने आज तक पूरे जिले नहीं देखे, पूरी विधानसभा नहीं गई वो आज तक। आने वाले चुनाव और संगठन की गतिविधियों को लेकर एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कमलनाथ के साथ बैठक भी हो चुकी है और कांग्रेस जल्द ही नए फॉर्मूले के साथ नई टीम का गठन करने की तैयारी में है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस संगठन में किस स्तर पर जाकर बदलाव करती है। वासु चौरे, बंसल न्यूज़, भोपाल। इंदौर में रविवार को चोरी हुआ नवजात 5 दिन बाद मिल गया। बच्चों को एक महिला संयोगितागंज थाना परिसर में छोड़कर चली गई और जब ये खबर उसकी मां को मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मां की आंखों ने अपने लाल को देखा तो बस उसे देखती ही रही।
5 दिन के बाद जब अपने लाल की सूरत देखने को मिली तो माँ की आंखें उसे एकटक निहारती रहीं। माँ की ममता ऐसे हिलोरे ले रही थी कि बस उसे निहारने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। ये वही माँ है जिसका बच्चा 16 नवंबर की शाम को इंदौर के एमबाय अस्पताल से चोरी हो गया था। सुबह 5 बजे उसने इसे अपनी कोख से जन्म दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि शाम 6 बजे किसी की नज़र उसकी ममता को लग जाएगी। शाम 6 बजे के करीब नर्स के कपड़ों में आई एक महिला उसे चोरी कर ले गई। 5 दिन तक तलाश की गई, माँ बिलखती रही और फिर पता चला कि एक महिला संयोगितागंज पुलिस थाना परिसर में उसे छोड़कर चली गई। जाहिर है माँ की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चा मिलने से एमबाय के अधीक्षक पीएस ठाकुर भी उतने ही खुश हैं। अधीक्षक ने कसम खाई थी कि बच्चा मिलने के बाद ही दिवाली मनाएंगे। डॉक्टर ठाकुर का कहना है कि 5 दिन जो फुटेज तलाशे, तमाम कोशिशों और दबाव का ही नतीजा है कि बच्चा आज हमारे सामने है। वो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि जो फुटेज थे वो खंगालना बहुत ज़रूरी था। उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी था कि कहाँ से कैसे क्या हुआ है। तो काफ़ी हद तक हमें बहुत सारे फुटेज मिले हैं, जिनकी मदद जो हमने पुलिस को भी सौंपे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फुटेज हैं और जो पुलिस की मेहनत है उसी का नतीजा है कि दबाव में आकर वो महिला जो है वो बच्चे को थाने के बाहर छोड़ के गई है। वो सब लीगल प्रोटोकॉल है, मतलब प्रशासन और पुलिस के साथ हम डिस्कस करके तय करेंगे किस प्रोटोकॉल से उसकी पहचान कराई जाए। वो पहचान करने के बाद हम बच्चे को सौंपेंगे। अभी 24 घंटे तो एनआईसीयू में रहेगा कम से कम। उसकी पूरी जाँचें कराई जा रही हैं, उसकी फीडिंग वगैरह से सब होना है, हर चीज़ होगी। इसके बाद हम उसको जब स्वस्थ हो जाएगा इसके बाद उसकी माँ की गोद में देंगे। माना जा रहा है कि थाने में बच्चे को छोड़ने वाली महिला ने ही बच्चे को चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी महिला पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इसके पहले एक मां के कलेजे का टुकड़ा आज फिर उसके आंचल तक आ पहुंचा है। आरोपी को सजा मिलेगी इसकी उम्मीद है, लेकिन मां को अपने बेटे के तौर पर इंसाफ मिल गया और शायद अब उसे इससे ज्यादा बढ़कर कोई चाह नहीं होगी। अखिलेश सैन, बंसल न्यूज, इंदौर। बेशक ताजमहल मोहब्बत की निशानी है और ऐसी ही बेमिसाल मोहब्बत के मालिक हैं जबलपुर के ज्ञान प्रकाश खरे। 74 साल के रिटायर्ड इंजीनियर ने अपनी 72 साल की पत्नी के लिए वो कर दिखाया जो नौजवान भी करने में कई बार सोचेंगे। अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए उन्होंने घर को आईसीयू और कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि उनकी मोहब्बत सलामत रहे। ये घर बेपनाह मोहब्बत की मिसाल है। देखने में आपको अस्पताल लगेगा, लेकिन यही तो मोहब्बत की निशानी है। जबलपुर के रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए घर को आईसीयू में तब्दील कर दिया। 74 साल के ज्ञान प्रकाश खरे के बेटा बेटी विदेश में हैं और वो अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। पत्नी को O2 नार्कोसिस नाम की बीमारी है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। अस्पताल के चक्कर काटने के बाद ज्ञान प्रकाश ने अपने घर को ही अस्पताल बना दिया। वेंटिलेटर और घर में ऑक्सीजन पाइपलाइन की फिटिंग करा दी। एयर प्यूरिफायर के अलावा वो तमाम सुविधाएं मुहैया करा ली जो एक आईसीयू में मौजूद होती है। मुख्य रूप से हमारी पत्नी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जीवन का खतरा बना रहता। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई करी है, ऑक्सीजन की लाइन पूरी फिट करा रखी है। उसके अलावा नेबुलाइज़र है, सक्शन के लिए है कि पेट की सफाई करने के लिए कुछ है तो सक्शन के लिए है, कि एयर प्योरीफायर है, वेंटिलेटर है, जो बीपी मेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैनुअल भी और डिजिटल भी। इसका पल्स ऑक्सीमीटर है 2 तरह के, एक जो है मोबाइल में उससे ब्लूटूथ से आ जाती रीडिंग्स। ज्ञान प्रकाश कई प्रकार के मोबाइल डिवाइस से भी पत्नी की देखरेख करते हैं। न केवल घर को आईसीयू में तब्दील किया है, बल्कि इमरजेंसी के लिए कार को भी एम्बुलेंस बना दिया ताकि कोई परेशानी ना हो। ज्ञान प्रकाश दूसरे लोगों को भी कोरोना काल में अपने घरों पर सुविधाएं रखने की बात करते हैं। पिछले 4 साल से हमारी पत्नी बहुत बीमार चल रही थी, बार बार हॉस्पिटल भागते थे। तो और मुख्य समस्या ऑक्सीजन की है।
व्यवस्था बनाने में करीब 50,000 का ये खर्चा और 1.25 लाख का वेंटिलेटर है। यानी हर इंसान हर समस्या का हल कर सकता, धैर्य रखे, कोशिश करे, और ख़ास तौर पर इस कोरोना काल में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको घर में अपने कम से कम 25,000 रुपये खर्च करके ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बेशक कुमुदनी खरे की जिंदगी के लिए ये तमाम सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। जरूरत तो है ही, लेकिन इन सब के बीच छिपा है ज्ञान प्रकाश खरे का बेशुमार प्यार, जिन्होंने अपनी मोहब्बत की सलामती के लिए घर को अस्पताल बनाने में देर नहीं की, और उनकी मोहब्बत का चिराग हमेशा रोशन हो रहा है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए, बेहिसाब मोहब्बत लुटाती इस खबर के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।